गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्सेल लर्निंग कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिसर्च का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मजबूत कंपोनेंट है, और वो है हमारा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। और मेरा ये मानना है कि अगर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड टर्म्स या टर्मिनोलॉजीज़ की कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है तो देर आर गुड नंबर ऑफ चांसेस दैट यू आर गोइंग टू मेक गुड नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन द रिसर्च। तो ये जो मेरा वीडियो है इसमें मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैंने एक पूरी 20 वीडियो की एक सीरीज़ मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए, जिसमें 12 जो टॉपिक्स हैं मेरे वो ख़ास तौर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं, और वो सारे एक्सेल बेस्ड हैं। 8 जो मेरे अलग से वीडियोस इसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, वो अलग अलग चार्ट्स और अलग अलग वेरिएंट्स को लेके होंगे। तो ये 12 वीडियो की सीरीज़ मैंने आपके सामने रखी है, और ये मैं अभी एक के बाद एक आपको मैं यहाँ ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो पहला टॉपिक हमारा है वो है फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा मैं टच करूँगा रेशियोज़ के ऊपर, प्रोपोर्शंस के ऊपर, परसेंट्स के ऊपर और रेट्स के ऊपर, जो कि बहुत कॉमन और बहुत वाइडली यूज्ड टर्म्स हैं जो कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर इनसे जुड़े हुए वर्ड्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रेट्स, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शंस और उसके बाद रेशियोज़, अगर इनकी जो है आपस में इनका क्या लिंकेजेस है और कब, कहाँ और कैसे यूज़ करने हैं, अगर इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं हो तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं अपनी रिसर्च प्रॉब्लम्स को एनकाउंटर करने में। सो लेट अस स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। इसमें जो पहला वर्ड हम लोग जो एनकाउंटर करते हैं, जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लोगों को वैसे तो है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार अपनी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बार हम लोग डाटा वर्ड को दोबारा से रीडिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, डाटा इज़ अ डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन and is usually formatted in a special way. Data, we all know very well that they are plain facts. When data are processed, organized, structured or presented in a given context so as to make them useful, then they are called information. ऑल्सो एज अ मैनेजर, क्योंकि हम लोग डे बाई डे हम लोग जो हैं काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी में कर रहे हैं, तो हमारे पास काफ़ी अनग्रुप डाटा आता है, और जब तक कि उस ग्रुप डाटा को हम लोग टेक्निकली ग्रुप नहीं करेंगे तो हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं कर सकते। सो अनलेस एंड अनटिल द मैनेजर पुट्स सम एफर्ट टू शेप द डाटा, इट रिमेन्स स्कैटर्ड। सो ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम रॉ डाटा, वी नो very well that it is very difficult. So statistics, which is a very important and integral component of mathematics, it provides some important ways of grouping the data in a very meaningful way. और ये कौन से meaningful ways हैं, इसी के बारे में हम लोगों ने इस 20 वीडियो सीरीज़ में हम लोगों ने चर्चा करनी है। Friends, once data is grouped, then it conveys meaning to the reader, and on the basis of it, decision making becomes easier. Simultaneously, it has also been observed that after grouping the data and while doing analysis, we observe that certain numbers or variables, they occur repeatedly, which we call it as frequency. So डाटा के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पहले डाटा की ग्रुपिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें स्टैटिस्टिक्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी में ही जब हम लोग ग्रुप कर देते हैं तो कुछ नंबर्स या उनके वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर करने की या ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी is the number of times a particular value for a variable has been observed to occur, and in stats or research, tabular display of frequency is known as frequency distribution, which is more important, which we need to understand also. सो फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर मेरा ये रॉ डाटा है जो कि मेरे पास है, मैं इस रॉ डाटा के बेसिस पे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि मेरी एक पर्टिकुलर सेल्स फिगर, अगर मेरे से मेरे मैनेजर्स ये कहें कि क्या मैं इस पर्टिकुलर सेल्स फिगर की मैं फोरकास्टिंग कर सकता हूँ, तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल हो। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डाटा को ग्रुप करूँगा। ग्रुप कैसे करूँगा? क्लास इंटरवल्स लूँगा, जिसमें कि मैंने ये क्लास इंटरवल्स मैंने ये आपको बना के दिखाए हैं। हालांकि मैं अगले अपने जो वीडियोस मेरे आएंगे उसमें हम लोग क्लास इंटरवल्स कैसे फॉर्म करेंगे उसके बारे में पूरा डिटेल में इसके बारे में डिस्कशंस करूंगा। तो क्लास इंटरवल्स बनाए, क्लास इंटरवल्स के बाद मैंने इनकी फ्रीक्वेंसीज मेजर करी, ये काउंटिफ के फंक्शंस के थ्रू। ये देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, इसके बेसिस पे मैं यहाँ पर जो है काउंटिफ के थ्रू मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँगा। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के बाद उसमें इसकी जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालूंगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, D3/D13। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मेरे को एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देती है कि मेरे पूरे डाटा सीरीज़
में उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एक तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है जो कि हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इस फ्रीक्वेंसी, और ये स्टैट्स में, रिसर्च में इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सारा जो हम लोग अपने टूल्स, टेक्निक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस जो भी हम लोग अप्लाई करते हैं वो इसी टेबुलर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही हमारा सारा काम होता है। तो फ्रेंड्स, अब सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो सवाल उठता है वो ये है कि हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के दो बहुत ही कॉमन तरीके हैं, एंड इट इज़ मेजर्ड एट टू लेवल्स। फर्स्ट वन इज़ द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। सो द एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ वेरिएबल, that is a single data, it has been observed to occur. The simplest way, and it is the simplest way to express a frequency in absolute terms. जैसे अभी मैंने पिछले टेबल में आपको दिखाया था कि एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में अगर मेरी कोई एक फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो वो अगर मैं उस पर्टिकुलर, अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर इस पर्टिकुलर नंबर की अगर मैं बात करूं, 2 है या 1 है या ये 4 है, तो ये मेरी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है। तो मैं अभी जो मैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी। और यही मैंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है, दैट एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ वेरिएबल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू अकर। और इसकी जो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है वो ये है कि दैट नंबर ऑफ टाइम्स दैट अ वैल्यू अपीयर्स, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज वेयर द सबस्क्रिप्ट represents each of the values. The sum of the absolute frequencies is equal to the total number of data represented by n, that is f1 plus f2 plus f3 and so on up to fn is equal to n, and it is equal to summation I is equal to 1 to n where fi is equal to n. यही हम लोगों ने इसको यहाँ पर जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी उसी में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन जो इसकी स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है, अगर बुकिश डेफिनेशन में कहूँ तो वो ये है। एंड देन द अनदर लेवल इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशंस भी करेंगे, और सारा जो हमारा रिसर्च है वो हमारा जो है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू for a variable has been observed to occur in relation to the total number of values for that variable. So the relative frequency is calculated by dividing the absolute frequency by the total number of values for that variable. Because of this concept we call this relative frequency as a probability. अगर आप यहाँ पर देखें, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखिए यहाँ पर दिखाया था कि ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मेरी एक फ्रीक्वेंसी ये 2 है, दिस इज सेल D3 डिवाइडेड बाई D13। तो जब मैं एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 11 से मैं डिवाइड करता हूँ तो ये मेरी बन जाती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यही चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस की है, दैट इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर वैल्यू फॉर अ वेरिएबल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड टू अकर इन रिलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। और इसी कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अगर मैं पार्ट डिवाइडेड बाय होल, अगर मैं लेके चल रहा हूँ और इसका मैं जब एंड रिजल्ट निकालता हूँ तो वो मेरी एक तरीके से मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है। So the statistical definition of relative frequency is that relative frequency is the result of dividing the absolute frequency of a certain value by the total number of data. It is represented by Ni. The sum of the relative frequencies is equal to 1. It is always 1, जो कि हम लोग आगे tables में हम लोग देखेंगे भी, and this we can prove this easily by factorizing n. So summation, so here Ni is equal to Fi divided by n. Now this discussion will be incomplete also in case if we do not discuss here the cumulative frequency and the relative cumulative frequency. Friends, ये दो वर्ड्स हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स की फंडामेंटल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द वैल्यूज इक्वल टू और लेस देन द कंसिडर्ड वैल्यू, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड एज Fi. इसके बारे में हम लोग एक टेबल में अभी मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगा. और जो मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय द टोटल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Ni.
and the result is the proportion of scores that fall at or below a given score. फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशंस हैं, आपको चाहें तो आप इसको रटें या समझें या रटें, जैसे भी आप इसको आपको ठीक लगे, लेकिन आपको ये वर्ड्स आपके जहन में, आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से रेस्ट करने चाहिए। आपको पूरा इनके बारे में समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द वैल्यूज इक्वल टू और लेस देन द कंसिडर्ड वैल्यू। अब मैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 6, अब मैं यहाँ पर जो है एंड में यहाँ पर मेरा 11 आ रहा है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इट इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज, इट इज़ द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज। ये मेरी एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका सम लेता हुआ आ रहा हूँ, 2, 2 प्लस इसके बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6। मैं यहाँ पर देखूँ 2, 2 के बाद 2 + 1 3, फिर उसके बाद फिर मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पर 4 हो गया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें 2 और ऐड किया तो ये 6 हो गया, 6 में और मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पर 7 हो गया। तो यही मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द वैल्यूज इक्वल टू और लेस देन द कंसिडर्ड वैल्यू। एक पर्टिकुलर इंटरवल में जब मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ कि मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखिए यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं कह रहा हूँ 4, और ये हमेशा जो है मेरी अपर इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग ही मैं बात करूँगा, 78/81। अगर इसमें जो मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज़ द सम ऑफ ऑल, it is the sum of absolute frequencies of all the values equal to और less than the considered value, और ये इसके अपर इंटरवल से की जो हमारी वैल्यू है उसके ही कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग हमेशा बात करें। अब देखें 81 से यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी नीचे ही रहेंगी। तो मेरी 4 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मेरी ये है कि 81 से नीचे जितनी भी मेरी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो मेरी यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज़ में इस पर्टिकुलर क्लास में यहाँ पर आएंगी। इसी तरीके से मैं जो है रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर की है, और मैंने यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पर हर क्लास इंटरवल की मैंने कैलकुलेट करने के बाद एंड में अगर आप इनका टोटल देखें तो 1 आएगा। और जब मैं इसको परसेंट, क्योंकि हम जो है क्योंकि ये एक तरीके का प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन को ऐसे तो याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज है और एंड में जो इसका टोटल आ रहा है वो है 100%। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि 84 तक के क्लास इंटरवल में, मीन्स 84 तक का जो क्लास इंटरवल 84 करोड़ से कम की जो सेल है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो परसेंटेज है कितना है, तो मैं कहूँगा उसका परसेंटेज जो है 55% है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये तीनों ही वर्ड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी डाटा को आराम से डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा हमें हेल्पफुल होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं अभी आपको बताऊँगा। सो इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की और रिलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इन माय ओपिनियन इट इज़ अ कंसेप्ट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इट इज़ द होल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस less than the upper class boundary of a specified class is called the cumulative frequency of that particular class, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है कि अपर बाउंड्री, अपर लिमिट ये मान लीजिए 81 है, मैं यहाँ पर कह रहा था 4। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं मेरी वो 81 से जो सेल्स कम है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं कहूँगा यहाँ पर 4 है या 4 है। If cumulative frequencies are represented in a total, then it is called the cumulative frequency distribution. ये वर्ड हमें जो है ध्यान रखना है कि हर जो फ्रीक्वेंसी को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं उसका एक अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उनके ऊपर बाकायदा हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग और उसके बाद उनकी पी वैल्यूज़ हम लोग आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। हेंस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रपोर्शन of observations with less than or equal to the upper limit of any class interval। और यही मैं आपसे यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने आपको बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ द प्रपोर्शन। अब ये देखिए ये प्रपोर्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, दैट इज़ 36% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, कि मेरी 36% ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 81 या उससे कम की सेल्स में यहाँ तक मेरी जो है प्रेजेंट हो जाती। तो ये हमारा जो है कंसेप्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का है। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव
frequency distributions. One is less than cumulative frequency distribution, the other one is more than cumulative frequency distribution. तो practical utility की अगर मैं बात करूँ तो frequency, relative frequency, cumulative frequency. Frequency tells us the occurrence of a specific value or variable, and because it displays the frequency of various outcomes in a sample, whereas relative frequency, it tells us the probability of a specific value or variable. Hence we are not interested in counts, but we want to know the percentages. And cumulative frequency, it helps us to divide the entire data in less than or more than frequency zones. और इनके कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किए ही थे कि अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और क्यूमुलेटिव है तो क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है इनके फ्रीक्वेंसी के हम लोग ज़्यादातर कॉलम चार्ट्स के थ्रू या बार चार्ट्स, आपके ऊपर है, वैसे तो ज़्यादातर कॉलम चार्ट्स ही लोग यूज़ करते हैं. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए कॉलम चार्ट्स और वो हिस्टोग्राम्स, ये डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएबल है वो कौन सा है. अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है तो कॉलम चार्ट्स और हिस्टोग्राम हम दोनों ही फॉर्म्स में उसको रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम लोग जो है हमेशा ओजाइव के थ्रू ही रिप्रेजेंट करते हैं. और इनके एप्लीकेशन जो है फ्रीक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं तो उसमें हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट इज़ मीन, मीडियन, मोड, डिपेंड करता है कि हमारा वेरिएबल नॉमिनल है या कैटेगोरिकल है या हमारा क्वांटिटेटिव है. और उसके बाद उसके मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, ये भी हम लोग इसमें आराम से कैलकुलेट करते हैं. अब now the major important part of this video which we are going to discuss is how we can express the relative frequency. Now relative frequency can be expressed in the form of ratios, proportions, percent, as well as rates. Now these are some of the different ways of expressing the relative frequency. Now let us first discuss about the ratios. Ratios की अगर मैं बात करूँ, ratios compares the frequency of one value with another. अब मैं अगर रेशियो अगर हम करते हैं तो हम लोग ये जो कॉलन का साइन है ये यूज़ करते हैं, वन वेरिएबल इज टू अदर वेरिएबल. सो रेशियो कंपेयर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन वैल्यू विद अनदर वैल्यू फॉर द वेरिएबल. सो द फर्स्ट वैल्यू इज आइडेंटिफाइड इन अ रेशियो मस्ट बी टू द लेफ्ट. द फर्स्ट वैल्यू मस्ट ऑलवेज बी टू द लेफ्ट एंड द सेकेंड वैल्यू टू बी द राइट ऑफ द कॉलन. इट मीन्स अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो ये ऑर्डर लेफ्ट और राइट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं फर्स्ट वैल्यू कौन सी रख रहा हूँ, सेकंड वैल्यू कौन सी रख रहा हूँ, क्योंकि रेशियो जो है हम लोग ऐसे ही रीड करते हैं, वन वेरिएबल इज टू अदर वेरिएबल, दैट इज 1:2. ये जो है हमारा फर्स्ट वैल्यू इज टू सेकंड वैल्यू, हम लोग रेशियो हमेशा ऐसे ही रीड करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू मेक दिस ग्रीन कलर टू पेंट माय हाउस, देन आई कैन यूज दिस ग्रीन कलर व्हेन आई यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 बकेट ऑफ ब्लू कलर एंड 2 बकेट्स ऑफ येलो कलर. अब ये देखिए, ये मैं आपको यहाँ पर रेशियो का एक बहुत जो कि हम लोगों ने स्कूल में एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया था उसके फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे को ग्रीन कलर बनाना हो तो मैं ये दो रेशियोज़ में इन कलर्स को लूँगा, ब्लू को और येलो को. और मैं यहाँ पर क्योंकि इसका रेशियो ले रहा हूँ 1, येलो का मैं ले रहा हूँ 2, तो इसका रेशियो मैं रखूँगा, रेशियो ऑफ ब्लू पेंट टू येलो पेंट इज़ 1:2. अनदर कॉमन बुकिश एग्जाम्पल, और ब्लॉग्स में और कई जगह जो है आप देखेंगे पढ़ेंगे हमेशा ये हेड और टेल के एग्जाम्पल्स हैं जो कि मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. सो इन अ टोटल ऑफ 20 कॉइन टॉसेस वेयर देयर आर 12 हेड्स एंड 8 टेल्स, द रेशियो ऑफ हेड्स इट्स टू टेल्स इज 12:8. अब देखिए कि मैं यहाँ पर पहले हेड रख रहा हूँ, फिर उसके बाद मैंने टेल. इसीलिए अगर मैंने 20 की अगर मैंने बात की कि 20 कॉइन्स की अगर मैंने टॉस किया, 20 बार अगर मैंने उस कॉइन को टॉस किया तो मुझे हेड मिला 12, टेल मिला 18. ये आई एम सॉरी, इसको आप 8 रीड कीजिएगा, ये 18 नहीं है, इसको आप 8 रीड करें. ऑल्टरनेटिवली द रेशियो ऑफ हेड टू टेल इज 8:11. तो 8:12. तो टेल और हेड्स जो हैं ये यहाँ पर मैंने क्योंकि टेल पहले लिया है तो इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने 8 लिखा और हेड यहाँ पर जो है मेरा 12 टाइम्स है. Hence in ratios the order is extremely important. So to sum up, in ratios the order is extremely important. Ratio gives us only the relationship involved between the quantities of two variables and not the actual values. The another important thing which we need to understand is proportion. प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप रेशियो और प्रोपोर्शंस इन दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है उसको थोड़ा सा आप समझ लें तो आपको प्रोपोर्शन को समझने में बहुत आसानी होगी. द रीज़न इज़ बिकॉज द रेशियो इज़ यूज टू कंपेयर द क्वांटिटीज़ ऑफ 2 डिफरेंट कैटेगरीज. मे बी लाइक इन द लास्ट एग्जाम्पल विच वी हैव डिस्कस्ड ऑल्सो कि हम लोगों ने पेंट के कलर्स लिए थे, तो ब्लू कलर, येलो कलर. तो मैं अगर रेशियो की बात कर रहा हूँ, सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑफ 2 डिफरेंट कैटेगरीज.
On the contrary, proportion is used to find out the quantity of one category over the total. अब इसमें देखिए कैटेगरी सिर्फ एक ही रहेगी प्रोपोर्शन में, लेकिन उस कैटेगरी का टोटल कितना है हम उसकी बात करेंगे, जबकि रेशियो में हम लोग दो डिफरेंट कैटेगरीज को बात करेंगे, जैसे मैन वुमेन या ब्लू कलर येलो कलर। लेकिन प्रोपोर्शन में हम सिर्फ एक ही कैटेगरी की बात करेंगे। मे बी अगर मैं यहाँ पर अगर मैं कलर की बात कर रहा हूँ तो या तो मैं ब्लू कलर लूँगा या मैं येलो कलर लूँगा। इसी तरीके से मैन और वुमेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ या तो मैन की बात करूँगा या वुमेन की बात करूँगा, लाइक द प्रोपोर्शन ऑफ मैन आउट ऑफ द टोटल पीपल लिविंग इन द सिटी। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द proportion. So proportion describes the share of one value for a variable in relation to a whole. It is calculated by dividing the number of times a particular value for a variable has been observed by the total number of values in the population, and this is what we have discussed also. अब सो डिक्शनरी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल वे में आप इसको अगर याद रखना चाहें तो बड़े आराम से आप रख भी सकते हैं। प्रोपोर्शन इज ऑलवेज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल। सो अ पार्ट, शेयर और नंबर कंसिडर्ड ऑन कंपैरेटिव रिलेशन टू अ होल, दैट इज प्रोपोर्शन इज पार्ट डिवाइडेड बाय होल। मैं आपको सिर्फ इतना ही, इसी के लिए ही मैं आपको एम्फेसाइज करूँगा कि जब भी प्रोपोर्शन की बात आए तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, प्रोपोर्शन इज पार्ट डिवाइडेड बाय होल। सिंस डिस्क्राइब्ड एज पार्ट डिवाइडेड बाय होल, दैट इज न्यूमरेटर इज पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज whole. So hence the resultant number is always less or small in magnitude, and hence it is expressed always in decimals. इसी क्योंकि जब मैं पार्ट की बात कर रहा हूँ, होल में मेरा डिनोमिनेटर, जो मेरा डिनोमिनेटर है वो होल है, ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो मेरा डेसिमल्स में ही आएगा। तो इसीलिए अगर मैं पेंट्स का मैं एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिया था, अगर मेरे को 3 लीटर ग्रीन कलर बनाना हो जिसको कि मैं 1 बकेट ब्लू का और दो बकेट येलो की मैं यूज़ करूँगा, तो प्रोपोर्शन ऑफ ब्लू इज़ 1/3 विच इज़ 0.3333। Invariably we try to express these small decimal number as percentages, and we all know very well that in percentages 100 is whole. Hence to express proportion as percentage proportion, we will write it as 0.3333 into 100 which is 33%. तो इसीलिए proportion जो है हमेशा हम लोग नंबर में, कभी हम लोग बात करेंगे तो नंबर में करेंगे, लेकिन जब भी हम लोग रिपोर्ट करते हैं या हम अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हम लोग क्लियर करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उसको हमेशा परसेंटेजेस में एक्सप्रेस कर देते हैं, और वो थोड़ा हमारे लिए आसान भी रहता है। सो प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पार्ट डिवाइडेड बाय होल। अगर मैं इसको x की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी हो तो मैं बहुत सिंपल तरीके से निकाल भी सकता हूँ। 1/3 इज इक्वल टू x बाई 100 और इसके बाद मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 1 इज इक्वल टू x इंटू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 100/3 दैट इज 33.33%. सो कीपिंग इन व्यू द अबव, आई कैन ऑल्सो से दैट प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर, अगर मैं प्रोपोर्शन की बात करूं, क्योंकि मैं एक पार्ट को होल से डिवाइड कर रहा हूं और फिर उसके बाद मैं उसको परसेंटेज में निकाल रहा हूं, तो आई कैन ऑल्सो से दैट प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट. Similarly, in a total of 20 coin tosses, when there are 12 heads and 8 tails, the proportion of heads is 0.06 divided by 20. The proportion of tails is 0.4. Why? The reason is वेरी सिंपल, क्योंकि मैंने कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया तो मेरा होल तो हो गया 20, उसके बाद मेरा हेड आया 12 टाइम्स, टेल आया मेरा 8 टाइम्स, तो प्रोपोर्शन मेरा हेड्स का हुआ 12 डिवाइडेड बाई 20.6, टेल मेरा अगर 8 टाइम्स आया तो 8 डिवाइडेड बाई 20 इट इज़ 0.04. सो प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर द प्रोपोर्शन इन दिस वे. Now the third important thing is percent. Now percentage expresses a value for a variable in relation to a whole population as a fraction of 100. बहुत simple है. So the percentage total of an entire data set should always add up to 100 as 100%, represent the total. So it is equal to the whole, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया. Hence a percentage is calculated as is calculated by dividing the number of times a particular value for a variable has been observed by the total number of observation in the population, then multiplying this number by 100, जो कि हम लोगों ने पेंट के एग्जांपल में हमने किया ही था. 1/3, अगर मेरा एक पार्ट ब्लू का है, टोटल मेरे 3 पार्ट्स यूज हैं, 1/3 मैंने उसको किया था, और फिर उसके बाद मैंने उसका जब परसेंटेज निकाला तो मैंने उसको 33% में कन्वर्ट किया. फॉर एग्जाम्पल
वही बुकिश एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ कॉइन्स का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जब भी आप बात करेंगे तो आपको एक कॉइन्स के एग्जांपल्स और कार्ड्स के और डाइस के एग्जांपल आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलेंगे. इन अ टोटल ऑफ 20 coin tosses where there are 12 heads and 8 tails, the percentage of heads is 60%. 12 divided by 20 multiplied by 100, so it is, and alternatively the percentage of tail is 40% because 8 divided by 20 multiplied by 100. Now let us try to understand the rate, again a very very important component which we need to understand also, especially जब भी हम लोग longitudinal studies की बात करते हैं तो रेट की बहुत ज़्यादा होती है. और इकोनॉमिक्स में रेट जो है, क्योंकि रेट जो है हमेशा स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो रेट के बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो रेट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ वन वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू अनदर measured quantity. In statistical term, a rate refers to the occurrence of events over a specific interval in time. A rate refers to the measure of the frequency of some phenomena of interest, and also it is a measure of a part with respect to a whole. काफ़ी हद तक अगर मैं ये आपसे कहूँ कि रेट को आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में, जैसे हमने प्रोपोर्शन कैलकुलेट किया था वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो गलत नहीं होगा. तो इसीलिए रेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप यही मान के चलिएगा, अगेन इट इज़ अ मेजर ऑफ पार्ट विद रिस्पेक्ट टू अ होल विच इज़ सिमिलर टू द प्रोपोर्शन. और रेट्स जो है हम लोग नॉर्मली कुछ कॉन्स्टेंट्स के साथ हम लोग एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या तो रेट्स को मैं पर 100 या पर 1000 या पर लाख के फॉर्म में यूज़ करूँगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं. और जब मैं उनको हम लोग अपनी सोसाइटी में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उसका जो प्रोपोर्शन है या उसका जो रेट है पर 1000 पॉपुलेशन या पर लाख पॉपुलेशन कितना है. एक बहुत ही छोटा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लूँ आपके सामने, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चिकनगुनिया के केसेस मान लीजिए जयपुर में इस वक्त 84 केसेस हैं, तो 84 को अब मैं कहूँ कि मेरे को रेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा. तो मैं कहूँगा कि 84 केसेस अभी तक रिपोर्ट हुए हैं और टोटल जयपुर की जो पॉपुलेशन है वो 80 lakhs है. तो इसको मैं अगर मैं पर 1000 के हिसाब से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बड़े आराम से मैं कर सकता हूँ. 84 डिवाइडेड बाई 80 lakhs इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि मेरे को इसमें प्रोपोर्शन निकालना है, रेट निकालना है, तो मैं करूँगा इज इक्वल टू एक्स. और कॉन्स्टेंट मैं लेना चाहता हूँ, मान लीजिए 1000 पर 1000 पॉपुलेशन में निकालना चाहता हूँ कितना है, तो वो होगा 84 डिवाइडेड बाई 80 lakhs इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1000. और ये जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा सेंट, जो कि 1% जो है चिकनगुनिया की पॉपुलेशन होगी पर 1000 में. सो पाल्मोर और गार्डनर भी जो हैं दे ऑल्सो रिकमेंड व्हेन कैलकुलेटिंग अ रेट प्रोसीड विदाउट द यूज ऑफ अ कांस्टेंट अंटिल द फाइनल आंसर इज डिराइव्ड एंड देन यूज द कांस्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट पर 100 और 1000 और वट एवर इज द यूजुअल कांस्टेंट फॉर दैट टाइप ऑफ रेट. अगेन वही बुकिश एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो 20 coin tosses where there are 12 heads and 8 tails, the rate is 12 heads per 20 coin tosses. Alternatively the rate is 8 tails per 20 coin tosses. अब इसी तरीके से जब मैं इनके रिलेशनशिप को आपस में डिराइव करूं और मैं आपसे कहूं कि आप इसको इसी फॉर्म में याद रखें तो आई थिंक आपको बहुत आसान रहेगा. वाई? बिकॉज रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और मेजर्स दैट हैव द सेम यूनिट. प्रोपोर्शन डिस्क्राइब्स द शेयर ऑफ वन वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू अ होल, दैट इज पार्ट डिवाइडेड बाय होल. परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100. रेट मीन्स रेट रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ इवेंट्स ओवर अ स्पेसिफिक इंटरवल इन टाइम, एंड रेट इज अ मेजरमेंट ऑफ वन वैल्यू फॉर अ वेरिएबल इन रिलेशन टू अनदर मेजर्ड क्वांटिटी, दैट इज रेट इज अ रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिस्पी टेबल है. अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी इन चारों टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखने के लिए, जो कि रिसर्च में जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ द हार्ट ऑफ द रिसर्च, क्योंकि सारा जो हम लोग मेहनत करते हैं वो सारी जो है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ही है. सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हेन वी ग्रुप द डाटा, because raw data does not carry any meaning. So when we group the data and present it in the tabular form comprising class intervals and frequencies, then it is known as frequency distribution. So the dictionary definition of the frequency distribution is, it is a mathematical function showing the number of instances in which a variable takes each of its possible value. अब देखिए, अगर मैं एक टैम्पलेट आपके सामने रखूं तो ये जो है हमारा एक स्टैंडर्ड टैम्पलेट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि एक डाटा होगा, जिसको कि मान लीजिए सेल्स है तो सेल्स का एक डाटा होगा एक पर्टिकुलर पीरियड में, उसका एक क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी है, क्लास मिड पॉइंट भी है, हालांकि एसपीएसएस और एक्सेल में क्लास मिड पॉइंट आजकल नहीं होता.
फिर उसके बाद उसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये हमारा टेम्पलेट है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। इसमें से हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अगले जो मेरे बाकी जो 18 या 19 वीडियोज़ हैं उसमें लगातार हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे हम लोग काउंटिव के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। और उसके बाद सारा जो हमारा रिसर्च में दारोमदार जो हमारा टिका हुआ होता है वो है हमारा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे जो है सारे टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह हम लोग सारी इन सब चीज़ों के ऊपर ही करते हैं। कि आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस करते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू अ मीनिंगफुल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर some formal guidelines available for constructing a frequency distribution. So in constructing a frequency distribution, the rule of thumb cannot be ignored. So ये 3 थंब रूल्स हैं, मैं आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये डाटा है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, ये मान लीजिए 12 महीनों की सेल्स है और ये मैंने यहाँ पर रखी है। और इसके बाद मैंने जो पहला स्टेप इसमें मैं लूँगा इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू फाइंड द रेंज फॉर अ गिवन डाटा, एंड द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ये जो एग्जांपल है, ये आप चाहें तो आपको ये मिस्टर नवल वाजपेयी की एक बुक है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की, आपको वहाँ से, या मैंने एग्जांपल लिया है तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसमें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आगे अगले वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मैक्स और मिन फंक्शंस के थ्रू यहाँ पर इसको कैलकुलेट करता हूँ। सो इन द अबव डिस्ट्रीब्यूशन द हाईएस्ट नंबर इज 89.7 एंड द लोएस्ट नंबर इज 72.2, सो द रेंज ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन इज 17.5। नाउ द सेकंड स्टेप इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज टू गेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स। हालांकि इसका कोई थंब रूल नहीं है, हम लोग अपना एक जजमेंट लेके चलते हैं। तो मैंने इसमें मान लीजिए मैंने एक अपना जजमेंट लिया, मैंने कि मेरे को 5 का मैं इंटरवल लेता हूँ। नाउ एज अ रूल ऑफ थंब द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल शुड नॉट बी लेस देन 5 एंड शुड नॉट बी मोर देन 15। द रीजन इज वेरी सिंपल ऑल्सो, बिकॉज इफ द क्लास इंटरवल्स आर टू फ्यू द डाटा समरी may be too general to be of any use, and if the class intervals are too many then little or new information is obtained. So in the example table we will take 5 as the number of class intervals. हालांकि फाइनल डिसीजन जो है रिसर्चर का ही हो, वो ये कहेगा कि हो सकता है कि मैं 4 लूँ, मैं 3 लूँ, या मैं 8 लूँ या 12 लूँ। ये फाइनली जो है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्लास इंटरवल कितने का लेना है। नॉर्मली लोग 5 या 5 के मल्टीपल्स ही लेते हैं। एंड देन द थर्ड स्टेप इज टू कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल। नाउ विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल इज रेंज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। रेंज मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 17.5, क्लास इंटरवल मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है 5, तो ये आया 3.5, और इसको मैं राउंड अप कर देता हूँ 4। तो अगर मैं जो अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है उसमें मैं अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो वो मैं क्लास इंटरवल्स ऐसे ही रखूँगा 72 अंडर 75। और मैंने इसमें क्योंकि मैंने 4 कहा था कि मेरा विड्थ जो है क्लास इंटरवल का वो मेरा 4 होगा, तो अब देखिए इसमें है या नहीं है। 72, 73, 74 एंड देन 75, ये 4 मेरे यहाँ पर मैंने इसमें लेके विड्थ जो है 4 आएगा, तो ये 4 ही यहाँ पर है। 72 अंडर 75, 75 अंडर 78, और फिर उसके बाद मैंने उनकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी। और क्लास मिड पॉइंट जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसको यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ। इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं वो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। वाई? बिकॉज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ अ प्रोबेबिलिटी. So to compare the distribution of frequencies in two data sets, it is sometimes necessary to express the frequencies in the form of a proportion or percentage of the total frequencies. Friends, हम लोग जो सारी मेहनत करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें यही हम लोग डिस्कस करते हैं रिसर्च में, कि अगर मान लीजिए मैंने ये एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल लिया कि क्या मेरी ये जो सेल है, अब मान लीजिए मैं हाई सेल की बात करूँ इसमें, तो हाई सेल है मेरी यहाँ पर, ये मान लीजिए हाई सेल मेरी यहाँ पर 87 टू 87 अंडर 90, और इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है 4। तो मैं यहाँ पर ये कोशिश करूँगा कि क्या ये फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर क्लास इंटरवल में आगे आने वाले 2 साल तक, 3 साल तक लगातार यही फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी, या ये फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सारी जो हमारी जो मेहनत है वो इन्हीं सब चीज़ों की कैलकुलेशंस में होती है
इसीलिए जो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ अ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को मैं जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करूँगा, मैं डिवाइड करूँगा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से, और फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो जब मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो उसी में फिर मैं अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स भी लगाता हूँ। सो इफ़ वी मल्टीप्लाई ईच रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 100 देन वी गेट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज फ्रीक्वेंसीज। सो कॉलम एफ अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर इसका प्रोबेबिलिटी निकाला D3/D13, क्योंकि मेरे को ये नंबर याद रखने में बहुत मुश्किल होगी, तो अल्टीमेटली मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया। अब ये मेरे लिए याद करा फिर भी थोड़ा आसान है, जैसे 18%, 9% या 36%, दिस नंबर। और फिर साइमल्टेनियसली ये मेरे को ये बताता है कि क्योंकि ये इन कॉन्टेक्स्ट टू 100 है तो ये मेरे लिए और भी आसान हो जाता है कि ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 36% है। So this is the reason that I am saying is relative frequency is a very very important component and simultaneously it is a probability. So highest probability इसमें किसकी है? 36%, 87/90 इस particular class की. Then comes cumulative frequency. So sometimes a researcher may be interested in knowing the less and more than any of the specified value. For example, a manager may be interested in knowing the cumulative sales over a financial year. So frequency distribution, in this case the cumulative frequency distribution is very helpful because frequency distribution is the proportion of the observations with less than or equal to the upper limit of any class interval. Hence a sales manager may be interested in knowing the cumulative sales over a financial year. In such a situation, cumulative frequency distribution is helpful. So cumulative frequency distribution, it is the proportion of observations with values less than or equal to the upper limit of any class interval. So in other words, the cumulative frequency for each class interval is the frequency for that class interval added to the preceding cumulative total. So cumulative H of the table exhibits the computation of the cumulative frequency. So ये जो है मेरा जो है ये cumulative frequency है, और इसको अगर मैं ये कहना चाहूँ कि 81 से 84 करोड़ से जो मेरी सेल है, अब इसको दो पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। ये जो है मेरा लेस देन और ये मेरा मोर देन का जोन आ जाएगा। 84 करोड़ से ऊपर की जो सेल है उसकी फ्रीक्वेंसी 7 और 11, और उसका प्रपोर्शन मेरे पास यहाँ पर है ही कि मैं इसका प्रपोर्शन आराम से 45% इसका जो है प्रपोर्शन मैं आराम से यहाँ पर निकाल सकता हूँ, और बाकी 55% जो है मेरा यहाँ पर है। तो ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा मददगार रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये डिस्कस किया था अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में। वी स्टार्टेड विद फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वी ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ द रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड रेट्स। और ये सारे जो टर्म्स हैं हम अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग यूज़ करेंगे। तो मैं इसीलिए चाहता था कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट्स अगर आपको क्लियर हो जाएँ, आपकी समझ में आ जाएँ, तो हमें आगे जो अपने रिसर्च के वीडियोस जो कि हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसमें हमें बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा ये पहला वीडियो हमारा फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। आई होप कि मुझे आपको मेरा ये वीडियो बनाया हुआ पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई फीडबैक है तो फ्रेंड्स मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर भेजिएगा। आपकी फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।